विटामिन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए मैं ना जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको दोनों टर्मिनोलॉजी में पढ़ाऊंगी, यानी मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी। तो ध्यान अब आपको रखना है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मेरा अगर आप सजेशन लेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप दोनों लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। इससे आपको आगे इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। अब विटामिन के बारे में हम बिल्कुल बेसिक देखते हैं। देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके बारे में कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी, विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी आपको पता है। अब देखिए फटाफट से अपने दिमाग में सोच लीजिए किसने की थी विटामिन की डिस्कवरी। हम ना 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। तो सबसे पहले वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे, ल्यूनिन, एक थे हॉपकिंस, इसको हिंदी में भी लिख दूंगी टेंशन मत लेना, हॉपकिंस, और एक है सी फंक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑप्शन में सिर्फ ल्यूनिन मिलता है और बाकी 3 अगर दूसरे ऑप्शन मिलते हैं तो हमें ल्यूनिन पे टिक करना है। अगर हॉपकिंस मिलता है तो हॉपकिंस पे टिक करना है, और अगर इन दोनों में से ये सपोज करो तीनों ही आपको मिल जाए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको देनी है, सी फंक को, ठीक है। अब जो विटामिन जो टर्म है, विटामिन जो टर्म है यानी विटामिन का जो नाम है, वो विटामिन का नाम विटामिन किसने रखा, ये भी हमारे साइंटिस्ट सी फंक जी ने रखा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो इन्हें ही दी जाती है। अब हम देखेंगे कि विटामिन कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है। तो विटामिन अपनी होती हैं 2 प्रकार की होती है, सबको पता है विटामिन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है वसा विलय और एक जल विलय। वसा विलय को इंग्लिश में बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो पहले मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, उसके साथ साथ में हिंदी में भी लिख दूंगी। फैट सोल्यूबल यानी वसा विलय, और जो दूसरी अब हमारी विटामिन है वो कौन सी होती है, वाटर सोल्यूबल। वाटर मतलब जल, सोल्यूबल मतलब विलय, यानी कि जल विलय। अब देखिए स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ पे होती है कि उनको याद नहीं रह पाता है कि वसा विलय में कौन कौन से विटामिन है और जल विलय के अंदर कौन कौन से विटामिन होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आपको बस वो याद रखनी है। जैसे हम अपने हिंदी में घरों में बातचीत करते हैं, गई भैंस पानी में, ठीक है। आपको बस ये एक डायलॉग याद रखना है, गई भैंस पानी में। उससे हम याद रख लेंगे कि कैसे हम ये वसा विलय वाली विटामिन को याद करेंगे और कैसे जल विलय वाली विटामिन को याद करेंगे। तो जो हमारी जल विलय वाली विटामिन है, इसके लिए याद रखना पड़ेगा गई भैंस पानी में। तो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, गई भैंस पानी में। अब देखिए पानी से मतलब यानी जल वाली की बात कर रहे होंगे। भैंस, देखिए ये जो भै है, क्या मैं इसको इंग्लिश में बी लिख सकती हूँ, भै को इंग्लिश में बी लिख दिया मैंने। सै को मैं इंग्लिश में सी लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, बस ये डायलॉग आपको याद रखना है। और पानी से आपको याद रहेगा जल वाली विटामिन की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, बै से बी और सै से सी, यानी जल विलय वाले के अंदर हमारी कौन कौन सी विटामिन आ जाएगी, विटामिन बी एंड सी। अब बाकी की जो बची हुई विटामिन है वो वसा विलय के अंदर आ जाएंगी। वो हमारी कौन कौन सी विटामिन हैं जो वसा विलय के अंदर आती है। देखिए बाकी और कौन कौन सी बच गई, विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के को आप इसको उल्टा करके पढ़िए, के, ई, डी, ए,
यानी इसको मैं कीड़ा करके भी याद रख सकती हूँ। ठीक है, अभी आज हम सिर्फ वसा विलय वाले विटामिन के बारे में डिटेल में देखते हैं। डिटेल में तो नहीं, बस जो हमारे एग्जाम में इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो वसा विलय में सबसे पहले ये अपनी विटामिन है ए, डी, ई, के। इसमें सबसे पहले मैं कौन से विटामिन के बारे में बात करने जा रही हूँ? विटामिन ए के बारे में। देखिए, विटामिन के बारे में ना ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इनके बारे में 4 मेन जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं, 4 पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, वही हमें याद करने हैं और वही हमें समझने हैं। तो मैं उन 4 पॉइंट्स को यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, किसी भी विटामिन का केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम से मेरा मतलब है उसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? आप सबने पढ़ा होगा। दूसरा, इसके बारे में क्या पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या होता है, मतलब ये विटामिन हमें कहाँ से मिलेगी। सोर्स का मतलब है इसका स्रोत क्या है, कि हम क्या खाएं जहाँ से हमें ये विटामिन मिल जाए। तीसरी, इसके बारे में क्या पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है या कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 4th पॉइंट जो है हमारा वो है अब्जॉर्प्शन, यानी कि ये विटामिन जो हम खाते हैं जहाँ से भी हमें मिली है, इस विटामिन का अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ पर होगा। हमारे पेपर में सिर्फ इन 4 पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी विटामिन आपको दे देंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है या फिर इसका केमिकल नेम क्या है। सेकंड, क्या पूछा जा सकता है, इसके स्रोत क्या हैं या फिर सोर्सेस क्या क्या हैं। थर्ड, कि अगर इस विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। और चौथा है अब्जॉर्प्शन, यानी इस विटामिन का अवशोषण कहाँ होगा शरीर में। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ विटामिन ए की। तो विटामिन ए को बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इंग्लिश को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इंग्लिश है, इसको हिंदी में भी रेटिनॉल ही बोला जाता है। ये लो, मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है रेटिनॉल, ये इसका केमिकल नेम है। अब देखो रेटिनॉल से क्या समझ में आ रहा है, रेटिना। अब सबको पता है कि रेटिना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेटिना हमारी आँखों में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैं रेटिना के नीचे लिख दूँ आँख, ताकि इससे आपको ये समझ आएगा कि अगर इस विटामिन की कमी हमारे शरीर में होती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन से हिस्से को पड़ेगा। तो अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होती है तो रेटिनॉल नहीं बनेगा, रेटिनॉल नहीं बनेगा तो रेटिना पे इफेक्ट पड़ेगा, रेटिना पे इफेक्ट पड़ रहा है मतलब आँखों पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसके रोग की सबसे पहले बात करती हूँ। उसके केमिकल नेम से ही हमें समझ में आ गया कि शरीर का कौन सा हिस्सा अफेक्ट होगा, कौन सा हिस्सा होगा आँख। तो इस विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोई तोब नहीं है। नाइट मतलब रात, ब्लाइंडनेस मतलब अंधा। तो इसको हिंदी में बोला जाता है, उसको रतौंधी नाम का कोई रोग हो जाता है अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो। रतौंधी मतलब रात, अंधा, रात का अंधापन। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, विटामिन ए हम क्या खाएंगे तो विटामिन ए की जो कमियां हैं वो दूर होंगी। तो हम खाएंगे गाजर, कैरेट, मैंगो यानी आम, या अब तो बायोटेक ने गोल्डन राइस भी आ गए हैं तो कहते हैं कि गोल्डन राइस जो खाएंगे वो विटामिन ए में भरपूर होते हैं। तो एक तीसरा स्रोत और क्या लिख सकते हैं, गोल्डन राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके स्रोत हैं, यहाँ से हमें विटामिन ए मिलती है। अब इसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, यानी इस विटामिन का अवशोषण शरीर में कहाँ होता है। इसका अवशोषण होता है हमारे लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विटामिन आई को
कौन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो विटामिन ए को ही विटामिन आई बोला जाता है। मतलब इसी विटामिन में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विटामिन आई ये कौन सी विटामिन है, तो हमें ये याद रखना है कि विटामिन ए जो है वही हमारे विटामिन आई होती है। अब ये आई क्यों आया, देखिए मैं आपको इसका ये समझाती हूँ कि हम इसको विटामिन ए को विटामिन आई क्यों बोल रहे हैं। देखिए विटामिन आई का मतलब होता है एंटी इन्फेक्शियस, एंटी इन्फेक्शियस, या हिंदी में मैं लिखूं तो विसंक्रमणकारी। विसंक्रमणकारी का क्या मतलब होता है, यानी संक्रमण के विरुद्ध, इंग्लिश में भी यही, उसके एंटी, किसके एंटी, इन्फेक्शन के एंटी और संक्रमण के विरुद्ध। तो ये आई जो आया ये यहाँ से आया, इसलिए विटामिन आई को ही विटामिन ए बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विटामिन आई कौन से विटामिन को बोला जाता है, तो विटामिन ए को ही विटामिन आई बोला जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारी दूसरी विटामिन कौन सी है, एक मिनट। अच्छा, अब हमारी दूसरी विटामिन कौन सी है, हम ए डी ई के बारे में बात कर रहे थे। तो ए के बारे में तो हमने देख लिया कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसकी डेफिशिएंसी से या इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, या इसका शरीर में अवशोषण कहाँ होता है। अब हमारी दूसरी विटामिन है कौन सी, विटामिन डी। देखो जब ये अपन सब जब धूप में बैठते हैं तो बातचीत में ही घर वालों के दौरान या मजाक के तौर पे एक बात बोली जाती है कि धूप में बैठा हूँ विटामिन डी ले रहा हूँ। ठीक है, तो विटामिन डी को इसी से पता चलता है, कौन से पूछा जाता है कि सन विटामिन कौन सी होती है। सो सन विटामिन कौन सी होती है, अपनी विटामिन डी ही सन विटामिन होती है। अब मैंने आपको बताया सिर्फ यहाँ पर 4 पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल नेम, सोर्स, डिजीज एंड इनका अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा। तो इसका केमिकल नेम यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा, देखिए सब ने पढ़ा होगा और थोड़ा सा धुंधला सा याद भी आ रहा होगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, या मैं ऐसे हिंदी में लिखूं तो इसको हिंदी में भी यही बोला जाता है, कैल्सीफेरोल। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है हमें इसके नाम में क्या मिल रहा है, कैल्शियम। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कैल्शियम, ये हिंदी में लिख दिया, लो कैल्शियम, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। अब देखो ये हम सबको पता है हमारे जो बोन है यानी हमारी जो हड्डियां हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम से मिलकर ही बनी हुई है। तो कैल्शियम का मेन रोल कहाँ होगा, बोन में, यानी कि हमारी हड्डियों के अंदर, हड्डियां, ये मैंने ली। अब देखो सिर्फ इसके विटामिन डी के केमिकल नेम, ये इसके रासायनिक नाम से हमें पता चल रहा है, कैल्सीफेरोल यानी कि कैल्शियम, और कैल्शियम से क्या, हड्डियां बनती हैं। अगर विटामिन डी की कमी होती है शरीर में तो क्या नहीं बनेगा, कैल्सीफेरोल नहीं बनेगा। कैल्सीफेरोल मतलब वो नहीं बनेगा तो कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी मतलब हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब इस विटामिन की कमी की वजह से हमारे शरीर की हड्डियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसका केमिकल नेम तो हमने देख लिया। दूसरा, सबसे पहले इसी के साथ साथ में अपन इसका रोग या डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो विटामिन डी है, डिजीज यानी कि रोग, इसमें हड्डियों पर तो फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चों में इस बीमारी को कुछ अलग नाम दिया गया है। एक वयस्क में यानी अडल्ट में इस बीमारी का एक अलग नाम दिया गया है। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं या जो वृद्ध होते हैं उसमें इस बीमारी को एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चाइल्ड की बात कर रही हूँ। चाइल्ड मतलब एक बच्चे की बात कर रही हूँ। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर आप देखते हो, उसका ढांचा एकदम बिगड़ा हुआ सा है, एकदम कमज़ोर सी उसकी हड्डियां होती हैं,
तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे? बच्चों में अगर जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं उनको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में हिंदी में भी लिख देती हूँ, रिकेट्स को हिंदी में भी रिकेट्स ही बोलते हैं। अब देखिए अपनी ये स्लाइड पूरी हो गई, चलो दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं। लेकिन याद रखना है चाइल्ड में क्या बोलते हैं? रिकेट्स। कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी लिख दूंगी। बच्चे में क्या बोला जाता है? रिकेट्स। किसी छोटे बच्चे को अगर देखते हो, उसका शरीर का ढांचा एकदम ऐसे बिगड़ा हुआ सा हो, हड्डियां उसकी कमजोर हो, तो क्या बोलेंगे कि उसको क्या हो रखा है? रिकेट्स हो रखा है। वहीं अगर मैं अडल्ट की बात करती हूँ, अडल्ट यानी कि एक वयस्क की बात करती हूँ, तो उसमें इस बीमारी को क्या बोला गया है? ओस्टियोमलेशिया। इसको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, मैं लिख देती हूँ, ओस्टियोमलेशिया। ये देखिए इंक अपनी बड़ी हो गई है, चलो छोटा कर लेते हैं इसको। ओस्टियोमलेशिया अगर आप किसी अडल्ट में या एक वयस्क में देखते हैं, यही कि उसका शरीर एकदम ढीला ढाला सा है, उसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, तो बच्चों में तो रिकेट्स बोल रहे थे, उसी सेम बीमारी को एक अडल्ट में क्या बोलेंगे? ओस्टियोमलेशिया हो रखा है उसको, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं किसी ओल्ड या वृद्ध पर्सन की बात करती हूँ, तो एक वृद्ध में क्या होता है? उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। देखो ओस्टियो का क्या मतलब होता है? जैसे किसी की आपने चलो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए आसान कर देते हो, किसी हड्डियों के डॉक्टर के जाते हैं कि मेरी दादाजी को, पापा जी को या किसी को दिखाना है, तो बोलते हैं ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्थो का मतलब हड्डियों के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। तो ओस्टियो का मतलब भी क्या होता है? ऑर्थो, ओस्टियो, इसका मतलब क्या होता है? हड्डियां, ठीक है। पोर का मतलब होता है छिद्र। अब देखिए, अब इमेजिन करिए अपने पास में क्या है? एक लकड़ी है। एक लकड़ी में अगर जगह जगह पे छिद्र हो जाए तो कैसी हो जाएगी? खोखली हो जाएगी। अगर हम उसको ऊपर से नीचे गिरा दें, एक खोखली लकड़ी को जिसमें छिद्र हो रखे हैं, तो पूरी टूट के बिखर जाएगी। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन इन बुजुर्ग की हड्डियों की हो गई, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, यानी उसकी हड्डियों में क्या हो गए हैं? छिद्र हो गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? अस्थि छिद्रता भी बोला जाता है इसको। उन बुजुर्ग की जो हड्डियां हो गई हैं वो क्या हो गई हैं? एकदम खोखली हो गई हैं। तो ये तो हमारे विटामिन डी की कमी की वजह से जो रोग होते हैं उनकी बात थी। अब विटामिन डी के सोर्स क्या क्या हैं? सोर्स यानी कि स्रोत क्या क्या हैं? हमें ये विटामिन मिलती कहाँ से है? तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी विटामिन डी को क्या बोल रहे थे? सन विटामिन बोल रहे थे। यानी इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश, यानी मैं लिख दूं सनलाइट। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सूर्य का प्रकाश। दूसरा मिल्क, दूध जो हम लोग पीते हैं। एग, ये मांस मच्छी जो खाते हैं उन सब में हमारी कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। अब पता चल गया बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं, वयस्क में ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं, इनमें ओस्टियोपोरोसिस या हिंदी में अस्थि छिद्रता बोला जाता है उसको। और इसके सोर्स सनलाइट, मिल्क एंड एग। ओके, अब देखिए इस विटामिन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ पर होता है? तो विटामिन डी का अवशोषण कहाँ पे होगा? कहाँ होगा? पढ़ा होगा हमने अब तक, इसका अवशोषण कहाँ होता है? लीवर के अंदर ही होता है। हमारा विटामिन ए का अवशोषण भी लीवर के अंदर ही होता है और इसका अवशोषण भी लीवर के अंदर ही होता है। लीवर का मतलब यकृत के अंदर ही इसका अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
अब हमारी 2 विटामिन पूरी हो चुकी है, कौन कौन सी? विटामिन ए, विटामिन डी, और अब 2 विटामिन के बारे में हमें पढ़ना है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करने जा रही हूँ मैं विटामिन ई के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ई, सारी की सारी विटामिन में बस यही 4 पॉइंट्स याद करने हैं। बार बार बता रही हूँ आपको, केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम, स्रोत क्या क्या हैं, उस विटामिन की कमी की वजह से क्या क्या शरीर में बीमारियां हो जाएंगी और उसका अवशोषण कहाँ पर होता है, ठीक है। तो विटामिन ई है। विटामिन ई का सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है? केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। क्या होता है? रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ, टोकोफेरोल, ठीक है। अब टोकोफेरोल से जैसे अपन ने पीछे देखते आ रहे, विटामिन ए में भी देखा, डी में भी देखा, उनके नाम से ही अपन ने निकाल लिया कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो टोकोफेरोल देखिए, T4, इसका मैं टी ले रही हूँ, टी से टेस्टोस्टेरोन, ऐसे शुरुआत में इंग्लिश में लिख रही हूँ इसलिए घबराना नहीं है, साथ ही साथ में हिंदी में भी लिख रही हूँ क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को भी हिंदी में टेस्टोस्टेरोन ही बोला जाता है। तो ये लीजिए टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सबको पता है जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में होती है, टोकोफेरोल की कमी हो जाएगी, उसका मतलब इसकी कमी यानी इसकी कमी, और टोकोफेरोल की कमी इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन की कमी। और टेस्टोस्टेरोन की कमी अगर हो गई तो सबसे पहले मैं डिजीज की ही बात कर लेती हूँ साथ साथ में। तो क्या रोग होगा? देखिए अभी तक 11-12 में ना हमने तो अभी तक सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सिर्फ मेल्स में यानी पुरुषों में ही होता है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना, अगर हम आगे जाके अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ऐसा भी होता है कि फीमेल्स के अंदर भी उसकी सिंथेसिस होती है, मतलब फीमेल्स के अंदर भी बनता है, लेकिन उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, किसके अंदर? एस्ट्रोजन के अंदर बदल दिया जाता है। तो अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई तो क्या रोग होगा? बोथ आर स्टेराइल। बोथ आर स्टेराइल, बोथ का मतलब है दोनों, और दोनों कौन कौन? पुरुष और महिलाएं दोनों, मेल और फीमेल दोनों। तो क्या होंगे? दोनों ही बांधे होंगे, ओके, दोनों ही बांधे होंगे। बात करती हूँ, क्योंकि जो मेन पुरुषों का जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसकी कमी की वजह से क्या होगा? दोनों ही स्टेराइल होंगे, मतलब जो अपने ऑफस्प्रिंग्स आगे प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है, यानी जो बच्चे ना कर सके, उनको बोला है कि दोनों ही बांधे होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक और सवाल देखिए, अभी हमने ये तो देख लिया कि टोकोफेरोल की कमी हुई तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हुई, तो मेल और फीमेल्स में क्या होगा? दोनों स्टेराइल होंगे या फिर दोनों ही बांधे होंगे। एक और चीज़ है, देखो जैसे अपन पूरा जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना टीवी वगैरह में कि इसमें विटामिन ई है, ये साबुन लीजिए, ये वाला बॉडी लोशन लगाइए तो स्किन ऐसे निखर के आएगी, अच्छी त्वचा हो जाएगी। तो अगर इस विटामिन की कमी होती है, अगर ज़्यादा अच्छे खाते तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, यानी त्वचा बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर इसकी कमी हो गई तो फिर उसका उल्टा होगा, त्वचा अच्छी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिंकल्ड स्किन हो जाएगी, यानी त्वचा में क्या पड़ने लग जाएंगी? झुर्रियाँ, ठीक है,
इसलिए इस विटामिन को क्या नाम दिया गया था, ब्यूटी विटामिन बी, झुर्रियों वाली त्वचा। तो हमें इससे बस दो चीज़ें याद रखनी है, इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, इसका केमिकल नेम टोकोफेरोल है, अगर इसकी कमी होती है तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, जिसकी वजह से मेल और फीमेल्स क्या होंगे, दोनों ही बांधे होंगे और स्किन कैसी होगी, रिंकल टाइप की स्किन हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके स्रोत की, बात करते हैं स्रोत यानी कि कहाँ से हमें ये मिलेगी। इंग्लिश में लिख दूं सोर्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो स्रोत इसका क्या होगा, देखिए जो विटामिन ए का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या होता है, अपने अंकुरित बीज। अंकुरित बीज मतलब अंकुरित को इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेटेड, और बीज को तो सबको पता है सीड्स बोलते हैं। ये जो अपन रात में भिगोते हैं ना अपने मूंग चना, कि इनको 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, अंकुरित हो जाएंगे, फिर बहुत अच्छे होते हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अंकुरित बीज में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाई जाती है। ठीक है, अब इस विटामिन का चौथा पॉइंट जो अपन सबका पढ़ते आ रहे हैं, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहाँ पर होगा इस विटामिन का, देखिए दिमाग में सोच के रखिए कहाँ होगा, कुछ आ रहा है दिमाग में, अभी तक पीछे क्या पढ़ते आए हैं, सिर्फ लीवर में हो रहा था। लीवर यानी यकृत के अंदर ही क्या हो रहा था, अवशोषण हो रहा था। यानी हमारे 3 विटामिन ए, डी, ई, इन तीनों का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर। ये चारों पॉइंट्स बस किसी भी विटामिन के हमें याद रखने हैं। फिर विटामिन से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं, हमें उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारी जो है लास्ट विटामिन है, ये है के। देखिए विटामिन के पे मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, चाहे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में या जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें विटामिन के ऊपर पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। इसको तो याद तो सबको ही करना है, पर इसको तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो वही 4 पॉइंट्स जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, वही 4 पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है, क्या है इसका रासायनिक नाम, सबने पढ़ लिया, अब तक सबने पढ़ लिया, आप लोगों ने अपनी 11th-12th में पढ़ लिया होगा इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिर बोल रही हूँ इंग्लिश में लिख रही हूँ, इसलिए बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि उसको हिंदी में भी मैं आपको लिख कर दूंगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिख लें, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लें, या फिर जैसे आपको सही लगे वैसे लिख। नेप्थोक्विनोन, तो नेप्थो को कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी यही लिखेंगे, नेप्थोक्विनोन। इस विटामिन को एक और नाम से बुलाया जाता है नेप्थोक्विनोन के साथ साथ, फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन को भी हिंदी में फाइलोक्विनोन ही बोला जाता है। फाइलोक्विनोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेप्थोक्विनोन एंड फाइलोक्विनोन। अब हमने पीछे अपने जितने भी विटामिन्स पढ़े थे उनके केमिकल नेम से ही हम कुछ ना कुछ पहली दूसरे टर्म से ही उनका कुछ ना कुछ निचोड़ निकाल रहे थे कि इससे अगर इसकी कमी होगी तो शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो इसमें भी जो नेप्थो का मतलब होता है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है नेप्थो, इसमें भी देखो स्टार्टिंग का वो ले लिया, शुरुआत के कुछ शब्द ले लिए। नेप्थो का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, नेप्थो का मतलब होता है जमना, यानी किसी भी कोई चीज़ है वो जम रही है, जमना। ठीक है, अब जमना मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जो विटामिन के होती है वो हमारे ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आती है। ठीक है, खून को जमाने के लिए, यानी खून का थक्का बनाने के लिए काम आती है। तो अगर विटामिन के की कमी शरीर में हो गई
तो क्या होगा, क्योंकि उसका काम क्या है, खून का थक्का बनाना। तो अगर उसकी कमी हो गई तो ये खून का थक्का बनाने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया था नेप्थोक्विनोन, जिसमें नेप्थो का क्या मतलब था, जमना। ठीक है, तो अब इससे डिजीज यानी इसके रोग की बात करती हूँ। क्या रोग हो जाएगा, इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग अपसेंट, यानी खून का थक्का नहीं बनेगा। तो हिंदी में लिख दूं, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, या फिर रक्त स्कंदन भी बोलते हैं, रक्त स्कंदन नहीं होगा। ठीक है, रक्त का स्कंदन नहीं होगा। तो इसलिए विटामिन के भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो हमने देख लिया कि इसकी कमी की वजह से कौन कौन से रोग हो जाएंगे। अब इसका सोर्स देख लेते हैं। देखिए पीछे तो जितनी भी अपनी विटामिन थी उन सब के जो स्रोत थे वो हमें खाने पीने से मिल जाती थी वो विटामिन्स। ठीक है, लेकिन इस विटामिन का जो सोर्स है यानी जो स्रोत है वो एकदम क्या है, अलग है। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगी फिर हिंदी में बोल रही हूँ कि ये कहाँ पर मिलेगी ये वाले विटामिन हमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है प्लस, यानी इसका मतलब है प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं। यानी अब हिंदी में लिखूँ तो आंत्र के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, आंत्र के अंदर पाए जाने वाले अब देखो अगर किसी को ऐसे सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, तो देखो माइक्रो का क्या मतलब क्या होता है, बहुत छोटे, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव, यानी इतने छोटे जीव जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की मदद से ही उन जीवों को देख सकते हैं। तो आंत्र के अंदर पाए जाने वाले कौन से जीव, सूक्ष्म जीव, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ये जो जीव हैं ये विटामिन के की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इस जीव का नाम क्या है, तो हिंदी में इसको लिख दूँ, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, एस्चेरिया कोलाई, यानी कि हमारा कौन सा, ई कोलाई, जो कहाँ हमारी आंत्र में पाया जाता है। इंग्लिश में लिख दूँ ई कोलाई, सब ने पढ़ा है ई कोलाई के बारे में। इस जीव का नाम क्या, इस जीव को हिंदी में एस्चेरिया कोलाई, इंग्लिश में भी ई कोलाई, और इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, विटामिन के की फॉर्मेशन, यानी विटामिन के की सिंथेसिस या उसको विटामिन के को बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब इसमें अपन ने क्या देख लिया, इसके स्रोत की देख ली, इसकी डिजीज देख ली, इसका केमिकल नेम देख लिया। अब 4th पॉइंट अपना बच गया, वो क्या है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन यानी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अवशोषण, यानी कि ये विटामिन का अवशोषण कहाँ पर होगा। तो इस विटामिन का अवशोषण होगा एक तो इंटेस्टाइन, हमारी आंत्र के अंदर, और दूसरा है लीवर के अंदर, यानी यकृत के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे चारों विटामिन्स जो कि वसा विलय वाले विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनमें सिर्फ इनके 4 पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। केमिकल नेम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी आपको डिजीज़ याद रखनी है कि अगर इस विटामिन के शरीर में कमी होती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, इसके स्रोत पर या फिर इसका अवशोषण कहाँ पर होता है, इसके लिए इस पे क्वेश्चन बनता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, कल हम इसके आगे जल विलय वाले विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी। बाकी जल विलय वाले विटामिन के बारे में कल से पढ़ते हैं। थैंक यू।
ठीक है। हाथों पे पसीना।